क्या चाहिए अभी डाउट में खाली आया होगा मेरे ख्याल से बस वही A30 A40 यूज कर लो, है ना। अब बताओ कितना स्टेप लग रहा है, 40 निकालने में दिक्कत है क्या? A40 क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 53 रिलेटिव का भी नहीं मालूम। क्वेश्चन नंबर 53 1 plus x whole power n is equal to sigma AR x to the power r running from 0 to n। भाई इसका मतलब तो AR जो है वो NCR है, देखो है ना। इस बार कर क्या रहा है, बस इतना ही काम कर रहा है कि NCR को बदल दिया दूसरे टर्म से, ताकि आप कंफ्यूज नजर आओ। क्यों नजर नहीं आ रहा है? AR क्या है यहाँ पे? कैसे 1 plus x power n को एक्सपांड करना तो वही ना आएगा। AR कोएफिशिएंट ऑफ x power r है, क्या होता है NCR। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 1 plus A1 by A0 1 plus A2 by A1 dot dot 1 plus AN by AN minus 1 is equal to, यही ना क्वेश्चन है। तो भाई मैं कह रहा हूँ इसमें से पहला टर्म निकालो, पहले बाद में बात करते हैं। एक टर्म निकालते, क्या दिख रहा है हमको? तो यहाँ से 1 plus AR by AR minus 1 यही दिख रहा है हमको, देखो या यहाँ कर लो +1 यहाँ, यही टर्म दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। हर टर्म यही है, खाली वैल्यू चेंज है। आर पहले वाले में आर का वैल्यू 0 है, दूसरे वाले में आर का वैल्यू 1 है, तीसरे वाले में आर का वैल्यू क्या है, लास्ट वाले में आर का वैल्यू कितना दिख रहा है, n-1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और तो कुछ नहीं है। हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद रख देंगे इसको, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस क्या लिखें, NCR प्लस 1 बाय कितना, तो NCR ये लिखेंगे। अच्छा अब एलसीएम ले सकते हैं ना इसको, तो क्या हो जाएगा NCR प्लस NCR प्लस 1 बाई NCR, ऐसा नहीं होगा। देखो तो गलती कर दी है, सही है तो फिर तो प्रॉपर्टी लग रहा है। देखो कौन सा प्रॉपर्टी, NCR प्लस NCR प्लस 1 क्या बनता है वो, n प्लस 1 C, पक्का है ना सब कोई? तो फिर इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 C R प्लस 1 बाई क्या NCR। अरे अभी तो और प्रॉपर्टी लग गया, कैसे, यहाँ से n+1 और r+1 बाहर कर सकते हैं, तो भाई ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो तो n+1 बाई r+1, तो यहाँ क्या बचेगा, NCR डिवाइडेड बाई NCR। देखो याद है ये, तो फिर कुछ कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल हो गया, NCR, तो क्या बच गया खाली n+1 बाई, हो गया ना। चलो अब इसको S अगर कहते हैं हम लोग थोड़ी देर क्वेश्चन नंबर, तो S लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्या लिखेंगे, बगल में 49, पहला वाला में R का वैल्यू क्या था, 0, तो यहाँ R का वैल्यू क्या लिखे, 0, तो क्या हो जाएगा n+1 बाई, है ना। दूसरे वाले में R का वैल्यू कितना था, 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे n+1 बाई, फिर तीसरे वाले में n+1 बाई डॉट डॉट, कहाँ तक, लास्ट वाला बताओ। R का वैल्यू कितना, n-1, तो कितना लिखेंगे, n-1 लिखे तो क्या हो जाएगा n, है ना। तो क्या हो गया n+1 बाई n, यानी S का वैल्यू कितना आ गया, तो n+1 का पावर बताओ कितना, नीचे तो n फैक्टोरियल हम बता देते हैं, पावर बताओ आप। कितना बार n+1 मल्टीप्लाई हुआ, पक्का है, कहीं n+1 नहीं हो जाए, देख लो पक्का है ना। तो आई कैन राइट दिस वन एज, ऐसे भी चेक हो सकता है। देखो ना यहाँ 1 से स्टार्ट होकर यहाँ कहाँ तक गया, तो n ही ना है, ठीक है। तो आंसर दिस वाज 53, 55, 56, 57। क्वेश्चन नंबर 55, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब होल पावर कितना लिखा है, 6। अच्छा इसमें पूछ रहा है आपको भाई मल्टीनोमियल से जाना है क्या, ज्यादा केस बन जाएगा क्योंकि 4 टर्म एडजस्ट करने में ही हालत खराब हो जाएगा। तो फायदा केस में है, हम ऐसे ही चलते फैक्टराइज करके क्या लिखें इसको, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन 1 माइनस x स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस x होल पावर 6 लिख सकते हैं ना।
So it become coefficient of x का power 7 in 1 minus x का power 6 into 1 minus x square का power हुआ ना। अब जनरल टर्म लिखो दोनों का, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन इसका जनरल टर्म सिग्मा 6cr एंड माइनस 1 का पावर r इंटू एक्स का पावर r रनिंग फ्रॉम 0 to 6, और दूसरे वाले का सिग्मा 6ck माइनस 1 का पावर k और x का पावर 2k, k रनिंग फ्रॉम 0 to 6। ऐसे नहीं लिखेंगे। अब सोचो तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका पावर ऐड हो जाएगा, x का, है ना। और x का पावर अगर ऐड होगा तो क्या क्या मिलेगा आपको, तो r प्लस 2 के लिए ना मिलेगा। x का पावर क्या होगा, r प्लस 2 के, कहीं से मल्टीप्लाई करो। अब जरा सोचो यही पावर को तो क्या बनना है, 7 ना, इसी को ना 7 बनना है, तब ना आंसर मिलेगा। तो r प्लस 2 के अगर 7 होगा तो भाई किस कैटेगरी में होगा, देखो तो जरा सा। तो भाई देखते हैं r का वैल्यू 0 लेंगे तो 7 के लिए k का वैल्यू क्या ले, अरे 7 इवन थोड़ी है। हाँ तो बेटर क्या है कि k के वैल्यू से स्टार्ट करो, है ना। k का वैल्यू 0 लेते हैं तो r का वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि r इज रनिंग फ्रॉम 0 to 6, है ना। तो k का वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, तो k का वैल्यू 1 लेते हैं। k का वैल्यू 1 तो इसका मतलब r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5, है ना। k का वैल्यू 2 तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 3, है ना। और k का वैल्यू लेते हैं हम 3 तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, k का वैल्यू 4 ले लें, होगा ही नहीं, 4 ले लोगे तो 8 हो जाएगा। तो r का वैल्यू -1 चाहिए, मिलेगा क्या, नहीं ना। तो बस इतना ही हो गया, 3 वैल्यू। तो अब 3 वैल्यू हो गया तो ऐड करो इसके हिसाब से, क्या क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या क्या लिखेंगे। तो r का वैल्यू 5 लिखना है पहले वाले में, तो 6c5 और -1 का पावर क्या 5, तो ऐसे लिखेंगे, देखो 6c5 -1 का पावर 5 इनटू k का वैल्यू कितना लेना है 1, तो आई विल राइट 6ck -1 का पावर, और सॉरी k का वैल्यू 1 लिखना है ना, 61 इसमें नहीं टॉपिक लिखा हुआ है। पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या आएगा बताओ, प्लस में दूसरा टर्म r का वैल्यू कितना लिखना है 3 और k का वैल्यू कितना लिखना है 2, तो आई कैन राइट 63 -1 का पावर 3 इनटू 62 -1 का पावर 2, लास्ट वाला 61 -1 का पावर 1 और 63 -1 का पावर 2। और कुछ करना है क्या, बस इसको सॉल्व करें आंसर आ जाएगा। देखो यही ना होगा प्रोडक्ट, x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट। अब जरा आंसर निकाल के देखें, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, -1 का पावर 5 -1 का पावर 1 कितना हो गया प्लस, तो ये कितना है 65 और 61 दोनों तो सेम चीज है, सेम है ना। और कितना वैल्यू होता है इसका 6, तो ये कितना हो गया 6 × 6 36। नेक्स्ट वन देखते हैं, -1 का पावर क्यूब -1 का पावर 2 यानी नेगेटिव, है ना, तो माइनस होगा। अब यहाँ से 63 कितना होता है 6 × 5 × 4/6 यानी 20, है ना। और 62 कितना होता है 6 × 5/2 यानी 50, है ना। मैं लिखते जाता हूँ, देखो ऐसे छोड़ना सही नहीं है। पहला वाला आएगा 36, दूसरा वाला माइनस कितना आ रहा है, तो 20 इंटू कितना 15, और तीसरा वाला क्या होगा प्लस या माइनस, प्लस, है ना। अब प्लस आएगा तो पहला वाला तो 6 है और दूसरा वाला 20 यानी कितना हो गया 120, है ना। तो आई कैन राइट प्लस 120, सो वी आर गेटिंग 156 माइनस 20 यानी 300। देखो जरा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है -140, देखो ऑप्शन में है ऑप्शन बी। 4 टर्म में कोशिश नहीं करो मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल करोगे तो फंसोगे। 3 में हो जाता है आराम से, ज्यादा केसेस नहीं बनता है ना, लेकिन 4 में करने जाएंगे तो फंस जाएंगे।
56, 57, 59. नहीं बना। हम परपेंडिकुलर वाला इक्वेशन लगा रहे थे, ए अल्फा को बातें नहीं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे नहीं तीन टर्म रहे तो मल्टीनोमियल कर लो यूज तो किसी में भी कर सकते हो, लेकिन चार में थोड़ा फंसने का डर ज्यादा है क्योंकि केसेस ज्यादा बनेगा और हम लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए वहां स्किप करने की कोशिश करो, बेटर रहेगा। हालांकि यहाँ तो तीन ही केस बनेगा, लेकिन वो तो यहाँ देख के पता चलाना, वहां अगर मिस हो जाता है एक भी केस तो क्या करें। अच्छा, जब तक सब कोई लिख रहा है मैं एक बार केस डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। चलो कोशिश कर ले, क्या दिक्कत है उसमें, कोशिश करने में दिक्कत नहीं है। कौन कौन सा टर्म था? एक्स क्यूब, और क्या था? माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स, और क्या था? 1 है ना था। हमको क्या चाहिए था? 7, और पावर कितना था? 6। तो इसको अगर 0 देंगे, इसको 0 देंगे, इसको 0 देंगे, तब तो खत्म हो गया, नहीं बनेगा 7, नहीं बनेगा ना। इसको 0 देंगे, इसको 1 देंगे तो ये 2 हो गया, और 5 इसको देंगे तो 7 हो गया। तो ये हो सकता है 1, इसको देंगे 5 और इसको देंगे 0, ये हो गया काम। एक केस तैयार हो गया ना 7। अच्छा, फिर से इसको 2 देते, 2 देंगे तो ये 4 हो गया, 0 2 ये 4 हो गया, और इसको देंगे 3, 7 हो गया। 5 डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसको कितना देंगे? 1। दूसरा केस भी हो गया। इसको 3 देते, इसको 0, इसको 3, 6, और ये कितना हो जाएगा? 1, है तो 4 हो गया, तो इसको कितना देंगे? 2, 6 हो गया डिस्ट्रीब्यूट, करेक्ट ना। ये काम हो गया हमारा। और केसेस बनेगा है ना, ये 3 नहीं, और केसेस बनेगा। और कौन केस बनेगा? तो फिर आप इसको 4 तो दे नहीं सकते, तो इसको स्टार्ट करेंगे 1, ये 1 दिए तो एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स क्यूब हो गया तो भाई हमारे पास इसको 0 दे सकते हैं, तो बाकी से क्या कंपेयर करेंगे, यानी कितना चाहिए इसको? 4, तो इसको 1, फिर इसको 1, इसको 1, तो कितना हो गया? 5, तो इसको 2, तो ये हो गया 2 2 4, तो इसको 2 क्या 6, फिर इसको 1 और इसको 2, इसको 0, अब ये हो गया 3, तो इसको 3, बस ये खत्म। इसके बाद नहीं जा सकते, इसके बाद जा सकते हैं और कौन सा? इसको 2, इसको कितना? 0, इसको 1, इसको 3, अब ये खत्म है ना। तो सोचो मल्टीनोमियल में क्या हाल है। अब सबको लिखना है और आंसर लिखना है, तो बेटर ऑप्शन। एक भी केस छूटा तो आंसर जरूर। हालांकि हम लोग का केस नहीं छूटा, जिस तरीके से हम लोग लिखे हैं आंसर आ जाएगा -144। ठीक है, हम लोग चेक भी कर सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है। देखो कितना सारा केस है, इसमें तो 3 ही केस आ रहा है, इसमें इतना सारा केस आ रहा है। यहाँ से कितना होना है? तो 6 फैक्टोरियल बाई 5, 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और यहाँ से -1 का पावर 1, -1 का पावर 5, -1 का पावर 1, -1 का पावर 5। यहाँ से कितना आ रहा है? 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, -1 का पावर 2, -1 का पावर 3। यहाँ से आ रहा है 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से आ रहा है -1 का पावर 3, -1 का पावर 1। यहाँ से आ रहा है, कितना सारा टर्म बन रहा है, लेकिन टर्म सब जोड़ने से आ जाएगा। पहला वाला कितना हो रहा है? तो 6, दूसरा वाला कितना हो रहा है? तो 6c3 या बाई 2 है, कितना हो जाएगा? 654 बाई 2, यानी कितना हो गया? 60। नेगेटिव में -60, यहाँ से वैसे ही कितना आ जाएगा? ये पॉजिटिव में आएगा, ये हो जाएगा कितना? +60 ना, सेम वैल्यू है तो +60, तो ये कैंसिल। तो आप केस भी लिख रहे हैं और आंसर भी कैंसिल हो रहे हैं। फिर आगे यहाँ पर से ये वाला केस 1 2 3 4 केस और लिखना है, तब जाके सॉल्यूशन होगा। रहने दो, मैंने पहले ही कहा कि रहने दो। कर तो सकते हैं लेकिन बहुत हाँ? उस वाले में हमने किया क्या? देखो फैक्टराइज कर दिया 2 टर्म। एक दूसरा वाला टर्म में x स्क्वायर और x क्यूब जो है ना, उसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, -x स्क्वायर। मैंने कहा दोनों को एक्सपैंड करेंगे तो जनरल टर्म से लिखे सकते हैं ना, तो जनरल टर्म दोनों का लिख दिया। पहले वाले का क्या आएगा? तो 6cr -1 का पावर r, x का पावर r, और दूसरे वाले का क्या आएगा? तो 6ck -1 का पावर k और x का पावर कितना? 2k।
अब दोनों जब मल्टीप्लाई करोगे तो x और x जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। तो पावर ऐड होकर के क्या बनेगा, तो r प्लस 2k। आपको r प्लस 2k को ही तो 7 करना है। तो r प्लस 2k 7 कैसे होगा, वही कॉम्बिनेशन निकाल दी कि k का वैल्यू अगर 0 लिखेंगे तो कभी नहीं होगा। क्यों, k का वैल्यू 0 में r का वैल्यू 7 चाहिए और r का वैल्यू 60 तक जा सकता है ना। तो k का वैल्यू 1 लिए, फिर k का वैल्यू 2 लिए, फिर k का वैल्यू क्या लिए 3, और उसका 4 लेने का चांसेस ठीक है। अच्छा थोड़ा ध्यान दो और सीरियसली, क्लास को मजाक नहीं बनाओ। 48 क्लियर कर सकते हैं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, 55 कहते हैं ना 56। यूटी पे अटेंशन। 56 में कह रहा है स्टेटमेंट 1, सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 0 to n r plus 1 ncr is equal to n plus 2 to the power n minus 1, and statement 2, sigma r running from 0 to n r plus 1 ncr x का पावर r is equal to 1 plus x whole power n plus nx 1 plus x whole power n minus। हमें क्या चेक करना रहता है इस तरह के क्वेश्चन में, इधर ध्यान दो, बंद करो उसको जो खोल रखा है, हाँ बंद करो वहां पे जो खोल रखा है। सबका टाइम बर्बाद करो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में करना क्या रहता है, पहले तो स्टेटमेंट चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना। और अगर मान लो दोनों सही निकल जाए तो ये भी चेक करना रहता है कि क्या स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 निकाला जा सकता है या नहीं। तो भाई हम पहले यही चेक कर लें कि स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 निकाल सकते हैं कि नहीं, अपने आप में ट्रू हो जाएगा है ना। फिर खाली स्टेटमेंट 2 चेक कर देंगे कि सही है कि नहीं, फिर आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट ना। तो आप देखो जरा सब क्या करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा बस, है ना। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड देखो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 रखे तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये होगा 2 पावर n, ये क्या हो जाएगा n इंटू 2 का पावर n माइनस, तो दोनों से 2 पावर n माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ क्या बचेगा n और यहाँ क्या बचेगा 2, तो n प्लस 2 2 पावर n माइनस 1, तो ठीक है करेक्ट ना। यानी हमको खाली ये चेक कर दे कि सही है या गलत है, हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, LHS है ना। क्या लिख रहे हैं स्टेटमेंट 2 के लिए LHS कितना है, तो सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 0 to n r plus 1 ncr x का पावर r। अलग अलग कर दो, क्या लिख सकते हैं इसको, तो सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 0 to n r ncr x का पावर r, है ना, और प्लस सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 0 to n ncr x का पावर r। देख सकते हैं यहाँ पे r 0 से जाने से कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि r का वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, तो r का वैल्यू यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए 1, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये r ncr को रिप्लेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी से, कितना n इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1, है ना। तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं, सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1 x का पावर r, और प्लस ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना 1 प्लस x का पावर n, देखो इसमें तो कुछ अलग नहीं ना है, तो डायरेक्ट दिख रहा है, तो फॉर्मूला तो याद भी किए, उसको डायरेक्ट लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से देखो, यहाँ से हम n और एक x बाहर कर लेते हैं। एक x बाहर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये r माइनस 1 है, तो यहाँ भी क्या चाहिए r माइनस, तो अगर बाहर कर लेंगे तो nx बाहर हो गया, अंदर क्या मिला सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n n माइनस 1 सी r माइनस 1 x का पावर r माइनस 1, देखो प्लस 1 प्लस x का पावर है,
इसको एक्सपैंड करना स्टार्ट करो। देखो r का वैल्यू 1 रखो, n-1 c 0, दूसरा 2 रखें n-1 c 1, फिर n रखेंगे तो n-1 c n-, ये किसका एक्सपेंशन दिखता है? 1 प्लस एक्स होल पावर कितना n-, है ना, तो ये एक्सपेंशन दिखता है किसका? तो nx 1 प्लस एक्स होल पावर n-1, और वहां से 1 प्लस एक्स होल पावर n तो था। देखो तो यही RHS है ना जो मैंने क्वेश्चन में दिया। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, और इसी में आपको क्या पुट करना है? x इज इक्वल टू 1, तो आपको स्टेटमेंट 1 मिल जाएगा। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन स्टेटमेंट 2 implies statement, तो डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में कह रहा है n+1c2 प्लस 2 टाइम 2c2 प्लस 3c2 प्लस 4c2 डॉट डॉट nc2 इज इक्वल टू 1, है ना, यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो ऐसा क्वेश्चन तो एक पहले भी हम लोग बनाए थे, इसको रिप्लेस कर सकते हैं ताकि प्रॉपर्टी लग जाए। किसी से रिप्लेस कर दिया जाए, 2c2 को 3c2 लिख देते या 3c3 लिख देते, है ना, तो क्या हो जाएगा? देखो तो जरा सा, n+1c2 प्लस 2 टाइम इसको क्या बना देंगे? तो 3c3 प्लस 3c2 प्लस 4c2 डॉट डॉट nc2। देखो तो ये दोनों एक साथ कर दिया जाए तो क्या हो गया? कितना हुआ? 4c3, 4c3 के तो 4c2 है, देखो क्या बन जाएगा फिर? 5c3, तो फिर 5c2 भी है, कहां तक जाएगा ये? nc2, तो क्या बन जाएगा? n+1c3, है ना, यानी हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा n+1c2 प्लस 2 टाइम n+1c आएगा ना। अब क्या किया जाए? तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। एक पे तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसके साथ, लगेगा ना, तो उस पे लगा ही देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। क्या लिखेंगे? n+1c2 प्लस n+1c3, है ना, प्लस n+1c3, बाद में सॉल्व करेंगे उसको। ये कितना हो गया? या तो सॉल्व को वहां भी कर देते ज्यादा अच्छा ही था, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले लिख लो। क्या लिखेंगे इसको? n+2c3 प्लस n+1c, है ना। अब चेंज करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रहा तो ब्रेक करो। ब्रेक करोगे तो ये क्या लिखेंगे? n+2 इंटू n+1 इंटू n बाय कितना? 6, n+1 इंटू n इंटू n-1 बाय क्या? ये ना है 3 फैक्टर, ऊपर में 3 फैक्टर, नीचे में, वैसे ही लिखेंगे। कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो कितना कितना कॉमन निकलेगा? n इंटू n+1 बाय क्या? तो फिर यहाँ क्या बचा? n+2, वहां क्या बचा? तो n-, देखो तो कितना हो गया? n इंटू n+1 बाय 6, और अंदर क्या बच गया? तो 2n+, अरे ये तो फॉर्मूला है किसका, है ना। ऑप्शन देखो इसी फॉर्मेट में दे रखा है। $49 क्लियर कर दें, किसी का नोट करना पेंडिंग है अभी, हो गया सबका?
फिजिक्स में पढ़ते हैं हम आज तक जितना फोटो खींचे एक बार फोन में नहीं लिखा मेरा रिकॉर्ड जो भी लोगों का क्वेश्चन नंबर 59 now pay attention ध्यान दो Sn is equal to sigma 1 by NCR R running from 0 to n and Tn is equal to sigma R running from 0 to n R by NCR. क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? तो Tn by Sn is equal to, ध्यान रहे ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसी टॉपिक पे नहीं कई टॉपिक पे पूछता है। जब रेशियो पूछे, रेशियो अगर इस तरह से पूछे किसी चीज का, तो ये समझ लेना कि वो दोनों का वैल्यू निकालने नहीं दे रहा है, एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देगा, है ना। किसी एक को दूसरे में क्या कर देंगे? कन्वर्ट। तब हम ये वैल्यू निकाल पाएंगे और वही निकाल सकते हैं, और वैल्यू अलग से निकालने की कोशिश करें तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इन दैट केस हम कहाँ से स्टार्ट करें? तो मुझे लगता है कि Tn न्यूमरेटर में, Tn से ही स्टार्ट करते हैं। Tn को किस में कन्वर्ट करेंगे? Sn में। तो कैसे लिखेंगे? तो Tn लिख रहे हैं, देखो Tn है सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 0 to n r by NCR। सिग्मा हटाएं क्योंकि सिग्मा कंफ्यूज करेगा, तो सिग्मा हटाएंगे तो आई कैन राइट लाइक क्या होगा बताओ? 0 by NCR, अच्छा NC0, 1 by NC1, 2 by NC2, 3 by NC3 डॉट डॉट n by NCN। देखो सही लिखे हैं कि नहीं लिखे? करेक्ट है ना। अब हमको इसको s में चेंज करना है। s में क्या दिख रहा है? तो न्यूमरेटर में खाली 1 है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? वैल्यूज क्या हो रहा है? बस इतना ही फर्क है। तो मैंने कहा एक काम करो, उल्टा लिखना स्टार्ट करो, दिखेगा इसमें से s निकलता हुआ। कैसे? तो एक बार उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। देखो Tn कहाँ से स्टार्ट करें? पहले लास्ट वाला टर्म लिखते हैं, लास्ट वाला टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? n by NCN। इसके बाद क्या टर्म लिखेंगे? कितना लिखेंगे? n minus 1 बाई कितना? NC n minus 2। उसके बाद क्या लिखेंगे? n minus 2 बाई कितना? NC n minus 2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये वाला टर्म जो है उसको क्या लिखेंगे? सॉरी 1 वाले टर्म को क्या लिखेंगे? n minus n minus 1 बाई कितना? NC 1 इन आएगा। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म क्या आएगा? तो n minus n बाई NC0। देखो ये ना हो रहा है भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला भी टर्म n minus 0 है। देखो आपको हर एक टर्म में एक n वाला टर्म दिख रहा होगा, और दूसरा वाला में माइनस में चेंज हो रहा है टर्म। पहला में 0, दूसरा में 1, तीसरा में 2। तो भाई n वाला अलग कर लें तो वो s देगा ना, तो दूसरा वाला क्या दिखाएगा? तो दूसरा वाला Tn दिखाएगा। हमको ट्रबल क्या है वो भी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले डिनोमिनेटर ठीक कर लो। कैसे? तो डिनोमिनेटर इंक्रीजिंग होना चाहिए, है ना। तो क्या करें? तो NCN को NC0 भी लिख सकते हैं, NCn-1 को क्या लिख सकते हैं? NC1 भी लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख लो, Tn is equal to n minus 0 by NC0 plus n minus 1 by NC1 n minus 2 by NC2 प्लस डॉट डॉट, ये क्या होगा? n minus 1 by NC n minus 1 और प्लस n minus n by NC। अब ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम? तो ऐसे लिखिए Tn is equal to n टाइम 1 by NC0 प्लस 1 by NC1 प्लस डॉट डॉट 1 by NC माइनस 0 by NC0 1 by NC1 2 by NC2 प्लस डॉट डॉट n by NCN। देखो जरा ठीक लिखे हैं, गड़बड़ करती है, वही बात है ना। लेकिन ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? देखो तो Sn, और ये क्या चीज है? Tn है कि नहीं? अब हमारा पूरा इक्वेशन जो है खाली Tn और किसमें है? Sn। हम लिखते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि Tn is equal to n टाइम Sn और माइनस टाइम कितना? Tn एक तरफ कर ले, so we are going to get 2Tn is equal to n टाइम क्या? Sn। तो क्वेश्चन पूछा है Tn by Sn, can we write the value now? It will be equal to n by 2। So that's the last part should be here.
कहाँ पे? ये वाला, इसी वाला अलग अलग कर दिए ना, यहाँ n, यहाँ n, यहाँ n, यहाँ n, पहला वाला पार्ट यहाँ रख दिए, पॉजिटिव वाला और निगेटिव वाला जितना भी था सबको एक साथ रख दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कई क्वेश्चन ऐसा दिखेगा और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई बहुत टेक्निक नहीं लगाने की जरूरत है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब डिनोमिनेटर में एनसीआर हो तो एडजस्टमेंट ही हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिखने का तरीका और इसमें एक ही प्रॉपर्टी यूज की है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो DTS 4 होगा, तो आई होप नेक्स्ट क्लास तक में DTS 5 और उसका DTS 6 दो क्लासेस में खत्म हो जाए। हालांकि पैराबोला भी अब हम लोग ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने पर हैं, तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी लगभग खत्म कर देंगे, तो फिर वहाँ भी आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आई होप हम लोगों का डिस्कशन लेट हो रहा है, बनास तो सबने दिया होगा। DTS 5 कितने लोगों ने कर रखा है? DTS 6 सबने बना लिया सर, बोल रहे थे मैं उम्मीद से ही पढ़े नहीं। सर सोच रहे थे कि सबने बना लिया, अगर डिस्कशन लेट हो रहा है कभी कुछ और ही हो गया। मतलब पिछले वाले चैप्टर में जो हम आशंका व्यक्त कर रहे थे कि भाई पता चला अगला वाला चैप्टर खत्म हो गया, पिछला वाला अभी डिस्कशन चल रहा है, वो यहाँ आके हो रहा है। पैराबोला में हम लोग रेडी हो गए क्वेश्चंस के लिए, और बायनोमियल खत्म नहीं हुआ है। अब कर भी नहीं सकते, बनाएंगे तो कैसे करेंगे? 59 में जब भी दो टर्म दे और उसका रेशियो निकालने के लिए तो ध्यान में ये रखना है कि दोनों का वैल्यू नहीं निकालना है, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है। जब एक को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों से एक रिलेशन मिलेगा, वहां से रेशियो बता पाए। ठीक है, तो हमने बोला कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो न्यूमरेटर में TN था तो TN से स्टार्ट, करेक्ट ना? न्यूमरेटर वाला टर्म से स्टार्ट करना थोड़ा आसान होता है, तो स्टार्ट किए। अब TN सिग्मा के फॉर्म में लिखा हुआ था, तो मैंने सिग्मा फॉर्म पहले हटाया, तो क्या लिख रहे थे? तो 0/NC 0, 1/NC 1, 2/NC 2, 3/NC 3, लास्ट वाला टर्म N/NC है ना। इसमें से SN बाहर करना है। SN मतलब क्या? तो TN और SN में डिफरेंस क्या है? तो TN में जो न्यूमरेटर है वो वैरी कर रहा है और SN में न्यूमरेटर वैरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। तो मैंने कहा देखो उल्टा लिखना स्टार्ट करें तो दो टर्म मिलेगा हर टर्म न्यूमरेटर में, और उसमें से एक कांस्टेंट रहेगा हमेशा। कैसे? तो उल्टा लिख के देखो, पहला टर्म N/NC है, दूसरा टर्म N-1/NC N-1, तीसरा टर्म N-2। अब देखो N वाला टर्म जो है वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट। तो वही तो चाहिए था, तो N वाला टर्म अलग कर लिया और जो वेरिएबल वाला टर्म था माइनस। समझ में आया बात? बायनोमियल बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन खोजता है, थोड़ा प्रैक्टिस खोजता है, ताकि आप बात को समझ पाएं और बना पाएं उस क्वेश्चन को आसानी से। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको क्लियर कर दूं कि बायनोमियल से हर साल मेंस में क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक इम्पोर्टेंट एट एनी कॉस्ट। परमुटेशन कॉम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी मिला करके एक क्वेश्चन पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है। ठीक है, लेकिन बायनोमियल से पूछता ही पूछता है ना, तो हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा बायनोमियल का, इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे। हर चैप्टर का अपना प्रोपोर्शन, और अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, आप किसी भी साल का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लेना, अभी रिसेंट जो खत्म हुआ है वो सब भी उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेजोरिटी क्वेश्चंस 40% क्वेश्चंस अकेले कैलकुलस से नजर आएगा। कैलकुलस मतलब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी फंक्शंस, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस 1, डिफरेंशियल कैलकुलस 2, इंटीग्रल कैलकुलस 1, इंटीग्रल कैलकुलस 2 और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब मिला करके 40%, मतलब एक चैप्टर नहीं है, समझ रहे हो। और आपके मॉड्यूल की बात करें तो दो मॉड्यूल कवर करेगा, है ना। दो क्या, मेरे ख्याल से हाँ 2 मॉड्यूल कवर करेगा, 2 नहीं 3 कवर करेगा।
एक फंक्शन वाला अलग हो जाएगा, दूसरा DC1 होगा, तीसरा वाला DC2 हो जाएगा। तो इसलिए छोटा चैप्टर नहीं है। तो फिर इन दैट केस इसके बाद मेजॉरिटी क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? कैलकुलस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नजर आएगा। और ये क्वेश्चंस का परसेंटेज अगर हम जोड़ें तो राउंड अप्रॉक्स 25 से 30% के बीच में नजर आएगा। समझ लो, इसका मतलब इन दैट केस क्वेश्चन के हिसाब से देखो 25 क्वेश्चंस। अच्छा लिख लीजिए, जब लिख रहे हैं आप इसलिए हम बोल रहे हैं, अब लिख लीजिए, खत्म, हाथ रोक करके बैठिएगा, फिर हम बोलना बंद करें फिर आप लिखिएगा, तो फिर फायदा क्या होगा? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर ध्यान से देखिए तो 25 क्वेश्चंस में से 40% क्वेश्चंस, यानी आई एम टेलिंग अबाउट 10 to 12 क्वेश्चंस, 10 to 11 क्वेश्चंस के आसपास कैलकुलस का नजर आने वाला है। इसके बाद से आप 25% क्वेश्चंस की बात करें, यानी 6 to 7 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट का नजर आने वाला है। अब सोचो कितना क्वेश्चंस कवर हो गया, 17 क्वेश्चंस के आसपास। तो बाकी क्या बचा? तो बस वही चिट, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। तो ये दो टॉपिक किसी भी हालत में, ये दो टॉपिक किसी भी हालत में कमजोर नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि मेजर कवरेज इधर से। ठीक है, इसीलिए कोऑर्डिनेट पे भी थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, अब प्लीज कोऑर्डिनेट पे भी ध्यान दीजिए। और कैलकुलस जो इसके बाद स्टार्ट होगा, मतलब अभी जो रनिंग टॉपिक्स है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। चेक करना है, आप क्वेश्चन पेपर्स उठाइए किसी भी साल का एंड यू कैन चेक इट आउट। जो हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज नजर आएगा। मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस होगा क्या है ना, बाकी के बचे 8 और 9 क्वेश्चंस की तैयारी में इतना समय में डूब जाते हैं, ये 16 to 17 क्वेश्चंस वैसे साइड रहेगा, बाकी आप 8 9 क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं पूरा। ये भी चैप्टर कर लिया, ये भी चैप्टर कर लिया, ये भी चैप्टर कर लिया, करेक्ट ना? और पता चला 17 क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग छोड़ करके बैठे हुए हैं ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर में तो डिस्टेंस ही रहे, बच गया 8 और 9 क्वेश्चन, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, है ना? तो दो चैप्टर्स पे ध्यान हमेशा रखिए, क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस नजर आएंगे, कम नहीं है। बाकी सब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन वाली बात है। उसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें से कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी नहीं पूछता। 12th के टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन होता है, 11th में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, लेकिन बिना 11th के 12th बनेगा भी नहीं, इसीलिए तो पूछता है। ठीक है, तो बी रेडी फॉर ऑल द थिंग्स। और मैं इसलिए अभी बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ऐसा नहीं कि कुछ लोग साइड कर दें, वही कोऑर्डिनेट से बाकी सब तक कर लिए तैयारी, समझ लो बात। प्रैक्टिस होना चाहिए और कंपल्सरी होना चाहिए। और मैंने बार बार कहा है कि कोऑर्डिनेट के साथ प्रॉब्लम क्या है, सुनने में बड़ा आसान लगता है, समझने में भी अच्छा, समझ गया बहुत अच्छा। क्वेश्चन बनाओ, एक एक पन्ना खींचना स्टार्ट है ना, तो समझ गए क्वेश्चन यही करना ही है हमको, लेकिन रुके नहीं, लेंथ आपको कंट्रोल करना है, तो लेंथ कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। पूरी टॉपिक को समझना एक फ्लो में, वो जरूरी है, तब आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, यूज कर पाओगे, नहीं तो फायदा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते हैं और फिर मार्क्स कभी भी कम उठता है, मेहनत तो करते हैं, लेकिन टॉपिक का नेचर भी कभी कभी होता है। ठीक है, तो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना मेहनत किए, अच्छा उसका भी तो सही है, मेरा भी तो सही है, बिना मेहनत किए, करेक्ट? तो कभी किसी भी चांस में पता चला कि जो मेहनत किया उसका हाथ निकल जाएगा और आप रह जाओ। शायद मैंने एडवांस में क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए बोला था, स्टार्ट किया है सबने? कितने लोगों ने स्टार्ट किया? कर रहे हो ना? ध्यान से रखना, नहीं किया तो फिर आगे जाकर पेपर पाओगे, वो 1 महीना के बाद रियलाइज होने लगेगा, क्योंकि अभी तो एग्जाम का डेट निकला होगा, स्कूल में तो दिख रहा होगा प्रेशर, है ना? तो प्रेशर जब महसूस होना स्टार्ट होता है ना, तब लगता है कि अरे वो कर लेते तो बड़ा अच्छा था। इसलिए मैं बार बार पहले हिदायत करता हूँ, हर बार आपको 1 महीना पहले, 15 दिन पहले रिमाइंडर देगा, लेकिन उसके बाद अगर नहीं कोई फॉलो करता तो रिवीजन के लिए भी अभी बहुत लोग परेशान है,
बहुत लोग परेशान हैं, क्या क्या रिवाइज करें, कैसे टॉपिक रिवाइज करें उल्टा। अभी तो जबकि एग्जाम अनाउंस नहीं हुआ है, पूरा 11th का एग्जाम अनाउंस होगा तब क्या होगा सोचो। रिवीजन के लिए भी मैंने पहले से आपको गाइडेंस दे रखा है, याद है ना कैसे रिवाइज करना है। याद ही नहीं होगा, याद ही नहीं होगा। अब क्या बोल रहे हैं, अब तो काम खत्म हो गया। अब तो अगर तैयार होगा तो कल से रिवाइज होगा, अगर नहीं तैयार होगा तो कल से रिवाइज होगा। हाँ मैंने क्या बोला था कि जो क्वेश्चन पढ़ता है उसको मार्क करके रखो। क्लास नोट जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा कॉपी रखो जिसमें खाली पूरा क्लास का क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि रिवीजन में आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस भी होगा और चैप्टर भी रिवाइज होगा। कोई क्वेश्चन फंसा तो पता है कि क्लास में ये डिस्कस वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फंसा हुआ है तो यहाँ पे देखें हम टॉपिक के आसपास का सारा चीज याद हो जाएगा। मिनिमम काम टाइम में काम खत्म, पन्ना पलटेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्लस एडिशनल जो क्वेश्चन मार्क किया है लेवल 1 लेवल 2 में जो फंसा था हमारा, उसको तो जरूर सॉल्व करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क नहीं किया था तब फिर से पूरा लेवल 1 बनाएंगे या पूरा लेवल 2 बनाएंगे, बताओ। टाइम तो नहीं ना रहेगा, एक चैप्टर थोड़ी। यही बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, अभी भी लेट नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि याद रखिएगा कि क्लास 12 का क्वेश्चन ज्यादा होता है, 11th का कम होता है। तो अगर आप अभी भी जगेंगे तो कम से कम ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। ये मैंने पहले भी बोला था, एग्जाम देने कैसे देते हैं, ये क्या करते हैं, जब मौका मिलता है क्लास में एक बार जरूर बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन पता चलता है क्या होता है, आप बोले ठीक है हम सुन लिए, याद कौन रखता है, जरूरत ही नहीं है ना। अभी भी क्लास में यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा। एग्जाम देने के पैटर्न में अगर पूछेंगे कि कैसा अटेम्प्ट देते हो, कोई स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन हर आदमी का अलग अलग स्ट्रैटेजी निकलेगा, है ना। जबकि उसके बारे में भी कई बार मैंने डिस्कस किया है और उसके चलते पेपर्स में क्या होता है, हमेशा गड़बड़ होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट 11th कंप्लीट होने को आया है, तो खाली टेक्स्ट नहीं, एग्जाम देना, अपने आप को प्रिपेयर रखना एग्जाम को, वो स्ट्रैटेजी बनाना, वो भी एक गेम चेंजर होता है। आप नहीं सुनते, वो कम पढ़ कर भी उसका निकल गया, स्ट्रैटेजी उसकी बेटर है। ऐसा नहीं है कि कहीं वो बेटर नहीं है और तभी भी निकल गया, नहीं, कहीं तो बेटर है वो, तभी वो निकला। और कहाँ बेटर है ना, उसको ये पता है कि हमको कौन सा क्वेश्चन बनाना है और कौन सा नहीं टच करना है, और हमें ये भी नहीं पता है कि हमें कौन सा बनाना है कौन सा नहीं बनाना है। हम तो ये डिपेंड करें कि कितना याद है कितना नहीं याद है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार के एग्जामिनेशन से भी कुछ हम सुन रहे थे, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। भटकते आप लोग बहुत ज्यादा है। एनीवे, क्या हम लोग स्टार्ट करें, कौन सा क्वेश्चन पे छोड़ा था बताओ। Find the length of the chord to the parabola y square is equal to 16x with midpoint 1, 2. क्वेश्चन था हमारा, find the length of the chord to the parabola y square is equal to 16x with midpoint 1, ठीक है। अच्छा, इसमें जो टेक्स्ट छुपा हुआ था जिसके लिए आपको ये दिया था कि कम से कम रिवाइज करोगे, वो हमने सर्कल में डिस्कस किया था। वो क्या था भाई, तो लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। याद है, दो तरीके से किया, एक में प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, दूसरे में प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं। तो यहाँ पे कौन सा लगने वाला है जिसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किए थे, करेक्ट ना। क्या क्या दिया हुआ था, तो एक तो कर्व था, गिवन में क्या क्या पार्ट था, तो एक तो कर्व था, यहाँ पे पैराबोला होगा, वहां सर्कल था, और दूसरा क्या दिया हुआ था, तो दूसरा दिया हुआ था आपका क्या, कॉर्ड। कॉर्ड का इक्वेशन कितना, तो y इज इक्वल टू mx प्लस क्या, एक था, करेक्ट ना। कैसे निकाल रहे थे हम, ये जानना चाहते कैसे निकाल रहे थे। तो भाई लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला हम लोग जनरेट किए, लेंथ ऑफ कॉर्ड हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, कितना, तो मॉड ऑफ पहले रूट अंडर 1 प्लस, और साथ में क्या लिखते थे, मॉड ऑफ x1 माइनस, एक और फॉर्मूला दिए साथ साथ, क्या लिखे थे,
रूट अंडर 1 प्लस इंटू रूट अंडर कितना x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है ना? ठीक है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने उसी वक्त बोला था, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सर्कल पे खत्म नहीं हो रहा है, इसके बाद स्टार्ट होगा और वहाँ प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। कहाँ है सेंटर बताओ, है ना? सेंटर से परपेंडिकुलर डालते थे तो मिड पॉइंट पे टच करता था ना कॉर्ड को, तो आप वो यूज कर लेते। यहाँ पे कहाँ सेंटर है? सेंटर ही नहीं है तो क्या करें? ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करें। x1 x2 क्या है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? तो भाई लाइन का किसके साथ? कर्व के साथ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो लाइन का इक्वेशन कर्व में डाल दीजिए, क्वाड्रेटिक बन जाएगा x। तो x1 x2 रूट हो गया, तो ये सम ऑफ द रूट्स और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ। लेट्स स्टार्ट यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे तो कर्व दिया है, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 16x, लेकिन अफसोस लाइन नहीं दिया है, कॉर्ड नहीं दिया है। कि दिया है कॉर्ड? दिया है ना? कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है, तो मिड पॉइंट दिया है तो कॉर्ड का इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने उसको डेराइव किया है। क्या था फॉर्मूला उसका? t इज इक्वल टू s1। तो चलो पहले कॉर्ड का इक्वेशन निकालते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन पहले करेंगे, ठीक है ना? पहले क्या निकालेंगे? तो इक्वेशन ऑफ, पहले पाराबोला क्या दिया हुआ है? पाराबोला दिया हुआ है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ठीक है? नाउ हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ये दिया हुआ है कितना? तो 1,2। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या लिखेंगे? t इज इक्वल टू s, है ना? अब लिखो जरा t इज इक्वल टू s। क्या लिखेंगे t की जगह पे? y स्क्वायर की जगह पे 2y, y स्क्वायर की जगह 2y, क्योंकि y1 होगा, y1 कितना है? 2 माइनस 2a टाइम ना, तो माइनस कितना हो जाएगा? 8 टाइम x प्लस क्या इन आएगा? गलत लिख दिए देखो, तो t का वैल्यू उसके आगे s1 बताओ, s1 क्या लिखोगे? y स्क्वायर की जगह पे कितना? 4, है ना? और माइनस क्या लिखेंगे? तो 16 ये तो लिखेंगे, ठीक है ना? अब देखो तो यहाँ से हमारा इक्वेशन रेडी नहीं हो गया कॉर्ड का। हाँ, थोड़ा सा उसको ढंग से कर लेते हैं एडजस्ट। तो क्या कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ से तो -12 हो गया, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल करो, तो आई कैन राइट y माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू -6, ठीक है? तो आई कैन राइट y इज इक्वल टू 4x और -2। ये आगे देखो कॉर्ड आ गया ना? ना इफ इट नाउ अगर ये कॉर्ड का इक्वेशन है, इफ इट इज द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, हमें कॉर्ड से क्या चाहिए था? खाली स्लोप। क्या चाहिए था? स्लोप। तो स्लोप पता है, देखो तो ये 1 है, ये 2 है। पहले तो स्लोप पता करना था, m है ना? स्लोप दैट इज m कितना है लिखा हुआ है? तो ये तो क्लियर हो गया, तो रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर तो निकाल लेंगे। अब क्या चाहिए? तो x1 x2 का रिलेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो निकालते हैं, यहाँ से 2 को डाल देते हैं 1 में, तो 1 and 2 implies क्या हो जाएगा? तो 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, है ना? अब क्या करें? तो क्वाड्रेटिक बनाओ ना, क्वाड्रेटिक बनाओगे तो यहाँ क्या आएगा? 16x स्क्वायर माइनस 8 2 जा 16x, ऐसे ही ना होगा? और प्लस क्या? 4 इक्वल टू 16। ये भी इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 4 इक्वल टू, कॉमन लेके हटाते, क्या कॉमन लेके? 4। तो आई कैन राइट 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू क्या? x1 x2 निकालना है कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से काम चल जाएगा? चला लेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करें? ये वाला सेकंड वाला, है ना? तो लेंथ ऑफ कॉर्ड लिख रहे, देखो लेंथ, अच्छा यहाँ से x1 and x2 आर रूट्स implies x1 plus x2 कितना होगा? कितना ही ना होगा? एंड x1 x2 ये कितना होगा बताओ? होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू तो निकल गया हमारा। अब हमको करना है क्या? तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल। सर x1 plus x2 2 होगा ना? क्या हो गया? x1 plus x2 2 होगा ना? x1 plus x2 क्या होगा? 2 होगा। गलती कर दी, 1/2 नहीं, क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 8 ऊपर है ना, 4 नीचे। ठीक है, सो विल गो फॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड फॉर्मूला इज रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर इंटू रूट अंडर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो भाई रूट अंडर 1 प्लस 16 ये ना होगा,
m4 है ना, 1 प्लस 16 और यहाँ रूट ओवर क्या होगा, तो x1 प्लस x2 2 है, ये हो गया 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 4x1 is to -1, तो कितना आ गया देखो, तो रूट अंडर 51. आ गया रूट अंडर 51, दैट इज द लेंथ ऑफ द एंड आई थिंक कि सर्कल में बोल रहे होंगे इसको, तो आपको लग रहा होगा क्यों याद करवा रहे हैं, इतना तो आसानी से निकल जाता है ऐसे। तो अब रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा होगा कि इसको ही ध्यान रखे तो सारे में एक साथ हो जाएगा, कहीं टेंशन ही नहीं। ठीक है, ये पॉइंट अंदर था तो हम बोल दिए मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, पॉइंट अगर बाहर रहता तो क्या बोलते, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। उसका इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा जितना भी सिंबल वाली बातें है ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि कर्व इंडिपेंडेंट, कर्व चेंज करते रहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब लिख पाएंगे। और यहाँ पर तो आपको प्रूव करके भी दिखा दिया, अभी तक जितना किया सब प्रूव किया ना जनरली, तो अब इसके बाद तो हमको प्रूव करना नहीं है। ठीक है, तो कॉर्ड तक का काम हो गया हमारा। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल्स, है ना। ये वो पार्ट है जो सर्कल में हम लोग स्किप किए थे। क्यों स्किप किए थे सर्कल में, याद है किसी को, क्यों क्यों? हाँ, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि सेंटर से कहाँ से पास करता है नॉर्मल, सेंटर से, तो फिर हम क्यों एक्स्ट्रा याद करते है ना, तो हम लोग एक्स्ट्रा नहीं याद करना था इसलिए स्किप किए थे। लेकिन यहाँ तो सेंटर है ही नहीं, यहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मेहनत यहाँ नॉर्मल पे करना पड़ेगा। नॉर्मल सो एज आई से भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पहले हमारे लिए इक्वेशन है, इक्वेशंस याद हो जाए तब हम प्रॉपर्टी की बातें करेंगे। तो हम अभी कोई भी ऐसे नाम को नहीं ले रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब करे, बस खाली इक्वेशन पे ध्यान रखिए, इक्वेशन निकाल कैसे रहे, याद कैसे रहे, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पैराबोला में कौन सा पैराबोला लेते हैं, पैराबोला ले यूज करते हैं हम लोग, y² इज इक्वल टू 4x, है ना। उसके बाद x² इज इक्वल टू 4ay, दोनों पे करें, पहले इस पे स्टार्ट करें। तो भाई नॉर्मल लिखने का भी वही तरीका रहेगा जो टैंजेंट का है ना। पहला तरीका क्या, स्लोप दिया हुआ है तो, दूसरा तरीका क्या, तो पॉइंट दिया हुआ है, और कौन सा पॉइंट, तो फुट ऑफ द, करेक्ट ना। टैंजेंट के केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इस केस में क्या होता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट को वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसी पॉइंट को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना। तो बात सेम ही रहता है, बट स्टार्ट तो पहले करें। पहला फॉर्मेट हम लोग लेंगे विद गिवन स्लोप m, यानी पहला फॉर्म जो हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन का निकाल रहे हैं वो स्लोप m दिया हुआ है नॉर्मल का। स्लोप किसका दिया हुआ है, नॉर्मल का। तो मैं ऐसे कहता हूँ, देखो ना जरा सा, अरे स्ट्रेट लाइन है ना नॉर्मल, अगर आपको स्लोप दिया हुआ है तो खाली एक पॉइंट चाहिए, आपका काम खत्म, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना। एक बार फिगर बनाते हैं, शायद आपको आइडिया मिले। देखो जरा सा नॉर्मल कैसे बनाते हैं, देखो तो जरा, y² 4x तो ये ना है, नॉर्मल कैसे बनाएंगे, बिना टैंजेंट के नॉर्मल बना सकते हैं क्या, पहले टैंजेंट बनाए तब ना मार्क होगा कि उसके परपेंडिकुलर बनाना है, करेक्ट ना। तो टैंजेंट बनाएंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो चाहिए, देखो ऐसे बना दिया, ऐसे टैंजेंट, ये क्या है, पॉइंट ऑफ। अब ये नॉर्मल के लिए क्या है, फुट ऑफ द नॉर्मल। मैं कह रहा हूँ ऐसे करके टैंजेंट नॉर्मल बन गया, देखो ये नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ठीक है ना। इफ आई एम सेइंग कि भाई जरा सोच के देखो, नॉर्मल का स्लोप आपको पता है तो टैंजेंट का स्लोप नहीं पता है। अरे जब टैंजेंट के स्लोप के साथ तो पैरामीट्रिक फॉर्म लिखे थे, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है क्या, पता है ना। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, नॉर्मल का स्लोप पता है, नॉर्मल का इक्वेशन याद रखने में क्या दिक्कत है, मेरी बात समझ में आई। नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है तो दो ही इंफॉर्मेशन चाहिए, स्लोप तो दिया है, देखो विद गिवन स्लोप क्या m। तो जब नॉर्मल का स्लोप दिया है तो टैंजेंट का स्लोप भी पता है हमको, कितना होता है, -1/n, है ना। और जब टैंजेंट का स्लोप पता है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हम लोग याद किए थे ना, याद है क्या था इक्वेशन टैंजेंट का, y = mx + a/m,
तो उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? नहीं सुना चला? नहीं, टी को एम में बोलो। हाँ, a by m स्क्वायर कॉमा 2a। हाँ, ये चीज चाहिए, जब ध्यान रखिए। वो आप याद वहां से रख रहे हो, मुझे समझ में आता है, मैंने भी आपको बोला उसी से याद रखिए, लेकिन जब बोलना है तो चेंज करके, है ना, ताकि समझ में आए तो बात हम लिख सकते। भाई उसी को यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे भाई? गिवन है हमारे पास क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू है, ये गिवन है। implies slope of tangent is actually -1 by, हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय डेफिनेशन। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए m1 कह लेते हैं, चलो लेट m1 कह लेते हैं, ठीक है। तो अगर टेंजेंट का स्लोप m1 बोल रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, चलो टेंजेंट जोड़ देते हैं इस बार। लेकिन ये बात क्या क्लियर है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का ही होता है। क्या लिखेंगे बताओ? कितना लिखेंगे? a बाई क्या, m स्क्वायर कॉमा m1 स्क्वायर, उसका स्लोप m1 है, देखो है ना, a बाई कितना, m1 स्क्वायर, और 2a बाई कितना, m1, करेक्ट। भाई एक बात बताओ, ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना टेंजेंट के लिए ना, लेकिन हमको क्या चाहिए, नॉर्मल के लिए। तो भाई जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखे तो m1 में लिखे, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसका नाम चेंज करेंगे, दिस इंप्लाइज फुट ऑफ द नॉर्मल, फुट ऑफ द नॉर्मल, है ना। इसको क्या लिखेंगे बताओ जरा सा? m1 में लिखे नहीं, इसको किसके स्लोप में लिखे, नॉर्मल वाले। तो नॉर्मल वाले स्लोप में क्या होगा, तो m1 के लिए क्या लिखेंगे, -1 बाई m। तो यहाँ -1 बाई m लिखे तो क्या बनेगा, am स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना, am स्क्वायर। इसमें रखेंगे -1 बाई m तो क्या बनेगा, -2m, है ना, तो ये हो गया -2। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, इसको भी भूले तो कई क्वेश्चन रुक जाएगा, ठीक है। तो याद रखने के लिए आपको बता रहे रेफरेंस है कि कैसे चल रहे हैं, एक याद है तो सब याद है, ठीक है। तो भाई अब पॉइंट मिल गया नॉर्मल पे, स्लोप पहले से पता है नॉर्मल पे, तो फिर नॉर्मल के इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो y प्लस 2m इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस, ऐसे ना होगा, यानी इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद स्लोप m, बट स्लोप m किसका है इस केस में, नॉर्मल का। आप ध्यान रखेंगे, ये प्रूफ का तरीका नहीं, याद रखने का तरीका है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद रहना चाहिए। हाँ, इक्वेशंस तो ये वाला बहुत ज्यादा यूज होता है, तो यूज करते करते याद हो जाता है, ठीक है, लेकिन मिनट्स कहाँ करते हैं लोग, तो पॉइंट फुट ऑफ द नॉर्मल, उसको याद रखिए। भूल गए तो कैसे याद करेंगे, तो टेंजेंट, और टेंजेंट वाला भूल गए तो कैसे याद करेंगे, पैरामेट्रिक्स, है ना, ढेर सारा ऑप्शन है आपके पास, एक से दूसरे में कन्वर्ट करते रहते। टैंजेंट हम लोग कितने तरीके से देखें, ध्यान दो, टैंजेंट का इक्वेशन 3 तरीके से देखें ना। एक तो स्लोप वाले फॉर्म, दूसरा जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ हो t इक्वल टू 0, और तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्म। ये ना पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए बताओ जरा, पैरामेट्रिक फॉर्म pt पे
सेम था, क्या था? रिवर्स किसका रिवर्स हो जाएगा? पहले पहला तो बता दो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे पूछा है मैंने। yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। जब ये याद होगा तब ना रिवर्स करेगा, पहला तो याद रखना है ना। yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। तो यहाँ तीन फॉर्म हम नॉर्मल का भी देखेंगे, है ना। आई एम गोइंग फॉर द सेकंड वन। Equation of normal. डिसअपीयर हो गया। Equation of normal with put of अच्छा डिसअपीयर। normal है ना। इस बार पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट दिया हुआ है, पिछला स्लोप दिया हुआ था, पॉइंट नहीं दिया हुआ था। इस बार पॉइंट दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे? स्लोप किसकी मदद से? टैंजेंट, है ना। टैंजेंट पता है तो सब कर सकते हैं, करेक्ट ना। तो जिसका इक्वेशन याद होने लायक रहेगा याद करेंगे, जिसका नहीं याद लायक होगा तो प्रोसेस याद रखेंगे, जरूरत पड़ा तो यूज कर लेंगे, नहीं जरूरत पड़ा तो अच्छी बात, ठीक है। तो भाई यहाँ से क्या करें? तो भाई देखिए, अब आपको पता क्या है उस पर बात करें हम लोग। तो ये पैराबोला आपने लिया था और ये पॉइंट पी आपको जानकारी है, ये टैंजेंट हो गया, ये फुट ऑफ द नॉर्मल हो गया, इसकी जानकारी है। ये x1 कामा क्या है ना, आपको गिवन है यहाँ पे। पहला पैराबोला दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा पॉइंट ऑफ फुट ऑफ द नॉर्मल, फुट ऑफ द नॉर्मल दैट इज p x1 कामा, ये दो चीज दिया हुआ है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, कैसे? तो मिसिंग है क्या? स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे? तो टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे, क्योंकि जो अगर फुट ऑफ द नॉर्मल है तो इम्प्लाइज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टैंजेंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर टैंजेंट क्या लिखेंगे? सेम पॉइंट x1 कामा क्या। तो भाई इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तो तुरंत लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा? बताओ जल्दी से यहाँ से। t इज इक्वल टू है ना, जरा बताओ तो क्या लिखे? t इज इक्वल टू 0 इस पे कितना? y1 इज इक्वल टू 2a टाइम x प्लस, तो यहां से बताओ स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या हुआ? स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना आएगा? अरे टैंजेंट का इक्वेशन लिखा हुआ है तो स्लोप बताना है। 2a आएगा ना, 2a बाई y है ना। तो कहाँ चला जाता है? स्ट्रेट लाइन पूछ रहे हैं कि नहीं? लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, स्लोप पूछ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है ना। क्या करें बताओ जरा? 2a बाई क्या? y1। तो ये टैंजेंट का स्लोप है। नॉर्मल का क्या होना चाहिए? माइनस y1 बाई 2a है ना। तो आई कैन राइट स्लोप ऑफ नॉर्मल will be equal to minus y1 by 2a। अब बताओ, नॉर्मल का स्लोप मिल गया, नॉर्मल का पॉइंट पता है, तो अब फिर इक्वेशन क्या लिख देंगे, है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा इशू है कि इस इक्वेशन को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको साइक्लिक फॉर्म में लाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? देखो दिखाते हैं उसका भी क्यों ऐसा हो रहा है। लिखते हैं ऐसे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 is equal to minus y1 by 2a into x minus x। देखो जरा सा, इस y1 को इधर लेके आएंगे तो इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? डिवाइड। तो भाई फॉर्मेट चेंज नहीं कर पाएंगे। y1 बनता है या y1 स्क्वायर होता है तो कुछ बना पाते, कुछ नहीं कर पाएंगे, करेक्ट ना। तो उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा तो उसको याद रखना डिफिकल्ट है। तो बोले कि इसको याद रखने की जरूरत क्या है? तरीका याद है ना। ये फॉर्म हमारा काफी याद रखना है, दो ही फॉर्मेट को, एक को स्लोप वाला और दूसरा पैरामीट्रिक, करेक्ट ना। और पैरामीट्रिक और स्लोप वाले में क्या है फायदा कि दोनों बड़ा आसानी से याद रख सकते हो, दिक्कत ही नहीं। एक याद रखेंगे दूसरा हो जाएगा। कैसे? तो आई विल राइट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, है ना। थर्ड, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पीटी मतलब क्या? फुट ऑफ द नॉर्मल दिया है ना। तो इसका मतलब पीटी क्या लिखोगे यहाँ से? बताओ जरा सा, पीटी क्या लिखा जाएगा? पैराबोला तो वही ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्या लिखेंगे?
80 स्क्वायर कॉमा 280 है ना. सो कैन यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नाउ. इसी में डाल देना है. y1 की जगह कितना डालेंगे 280 और x1 की जगह कितना. तो लिखते हैं जरा सा, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, क्या लिखेंगे. तो आई कैन राइट y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस 280 बाई 2a इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर. देखो ऐसे ही आएगा ना. हमने बस वैल्यू डाला है x1 और y1 का. अब नतीजा देखो इसका क्या हो रहा है कि ये 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल. यानी हमारे पास जो इक्वेशन है वो ऐसा दिखेगा y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस 80 स्क्वायर. यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 80 क्यूब. इसको इधर लेके आते हैं तो y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब. देखो ये नॉर्मल का इक्वेशन है, पैरामीट्रिक फॉर्म. मैंने क्यों बोला कि दोनों एक साथ याद हो सकता है. आप जरा ध्यान से देखिए उस इक्वेशन, इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन को. क्या दिख रहा है यहाँ पे 2am और यहाँ am क्यूब. वहां क्या दिख रहा है देखो तो 280 और सेम चीज है ना. हाँ तो बस होगा क्यों नहीं बताओ. यहाँ देखो ये क्या है, फुट ऑफ द नॉर्मल. किस फॉर्मेट में ये पैरामीट्रिक है ना. इसमें और 80 स्क्वायर कॉमा 280 में रिलेशन बनाओ, क्या बनेगा t इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस एम. तो t के जगह खाली माइनस एम रखना है. दोनों इक्वेशन सेम है देखो, है कि नहीं. तो बीच में वही इक्वेशन की जरूरत हमको नहीं है, हम डायरेक्ट से यहाँ मूव कर सकते. ठीक है. सो t इज इक्वल टू माइनस एम इसी इक्वेशन में रखेंगे. देखो वहां आ जाएगा. इक्वेशन याद रखने पर हमें अभी फोकस करना है, ध्यान रखोगे. इसलिए मैं अपने बीच में ब्रैकेट कोई क्वेश्चंस कुछ भी नहीं कर रहा. अब एक बार लिस्ट आउट कर देंगे, लगेगा कॉन्फिडेंट हो गया तो फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे. अच्छा इसके बाद क्या करेंगे भाई. तो नॉर्मल निकालेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. लेकिन कौन निकालेगा, हम निकालेंगे क्या. नहीं, तरीका अभी समझाएं आपको. आपको निकालना कैसे, तो सेम तरीके से पहले स्लोप के साथ वैसे जैसे निकाले थे, उसके बाद पॉइंट वाला और उसके बाद ये वाला. आई एम गिविंग यू सम टाइम, उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. जरा खुद से निकालने की इसको कोशिश करेंगे. याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका. आपको ध्यान रखिएगा, याद रखने से ही कई क्वेश्चन बनेगा. पैराबोला चेंज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और वापस ये तीनों इक्वेशंस निकालना है. मतलब यही नहीं निकाल देना है, चेंज होके आएगा. प्रोसेस यही रहेगा. इतना सारा वीडियो है, सबको अपलोड करना है यूट्यूब पे, एडिट कर करके. डालना होता है लेकिन डालते नहीं है किया करके. पिछला साल हम बहुत कम डाले 2022 में. पूरा 2022 खाली था, 1-2 मंथ डाले होंगे.
पहले स्लोप वाला निकालो, उसके बाद हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे तब आगे चलना। स्लोप वाला फॉर्मेट में याद रखें कैसे लिखेंगे इक्वेशंस को, तो y = mx + c mx plus some constant क्या होगा ये फॉर्मेट ये होना चाहिए, y = mx प्लस उसके बाद क्या होगा 2022 का स्नैपशॉट पूरा, जिसमें पूरा 2022 में वीडियो नहीं डाले थे, लास्ट में सिर्फ 1-2 मंथ डाले थे। क्या चीज़ का वीडियो, क्या चीज़ के फॉर्म वीडियो डालते हैं। आपको जरूरत है तो हम लोग ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं, लिखेंगे नहीं हम पहले, लेकिन डिस्कसन कर सकते हैं कैसे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल गिवन होगा ना कितना m, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो जाएगा -1/m, उसको क्या कह लेंगे m1 है ना। अब सोचो स्लोप ऑफ टैंजेंट अगर पता था तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता था हम लोग को, क्या होता था उसके लाइव स्ट्रीम में भी नहीं आता है 280, 80 स्क्वायर, लेकिन t का वैल्यू क्या रिप्लेस करना था m1, तो आ गया हमारे पास 2am1, am स्क्वायर है ना। लेकिन जैसे m1 को चेंज करेंगे किसमें m में, तो क्या बन जाएगा, कितना बन जाएगा -2a/m, a/ मिल गया पॉइंट, खत्म, पॉइंट मिल गया, स्लोप पता है, इक्वेशन लिखना है बस बस। निकालिए अपने पेन से निकालिए पहले, उसके बाद फिर हम लिखेंगे करेक्ट, तब आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा मिले तब काम होगा। कितना ड्रॉप हो गया व्यू, 29 देखा नहीं जा रहा है हमसे। फिर से रिपीट कर दें, पहले कितना 2-3 डिजिट में रहता तो था। निकालिए रियल टाइम, ये पता नहीं मेरा वीडियो कैसे इतना वायरल हो रहा है, इसमें हमेशा व्यू आता है। क्या डिस्कशन चल रहा है, कल तो बताओ, हम बताते हैं फिर से। एक वीडियो देख रहा 500 के आसपास व्यू होने वाला है इसमें, पगला गया, अभी मोनेटाइज होना पड़ता है उसके लिए। 10 घंटा वीडियो देख लिया है, ऐसे मेरा सारा वीडियो हो जाता है, इसमें क्या किया खुद समझ में नहीं आता है। सर्कल में कभी ये सब इक्वेशन रटाने नहीं गए थे हम, क्योंकि हमको पता था कर्व में कम से कम कॉन्फिडेंस, इससे 5 यही काम बचा है तो कर लो। या नया कर्व है 7 के और ये इम्पोर्टेंट कर्व है, तो इसमें हमको सबसे पहले एक फोकस करना होगा, बीच का सारा पार्ट हटा करके। यूट्यूब सर्च में 80% आया है, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है, सर्च में आ जाता है, पता नहीं क्या है। इस बार पैराबोला चेंज, अच्छा एक काम करते हैं, पेन चेंज करते हैं, पैराबोला चेंज तो पेन चेंज, मतलब कुछ चीज़ के बारे में बताना थोड़ा, ये क्या मैसेज आ गया, हट ही नहीं रहा। x² = 4ay। क्या मैसेज आ गया, हट नहीं रहा। पहला with given फोन आ slope रहा है, चुतिया। m, है ना। पैराबोला इस बार ऐसा है, नाम से नहीं पता चलता कि लड़की का फोन नहीं है। टैंजेंट ऐसा होगा, हाँ, तो फिर पॉइंट उठा ऑफ क्यों रहा है? कांटेक्ट भी ऐसे नॉर्मल, ये नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। नाउ द थिंग इज स्लोप ऑफ हमको नॉर्मल पता है, अभी देख के एक बात का आइडिया लगा, इज किसी इक्वल टू चीज़ के बारे में बताने के लिए ना वीडियो में सर्च करने में बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर देता है, ये दिया हुआ है तब की बात कर रहे हैं। जैसे कि So, इसका मतलब कैसे कनेक्ट स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना -1/, इसको m1 कह लेते हैं, लेट, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टैंजेंट कितना भाई, बताओ जल्दी से, कितना होगा 2am1, am1 कितना ना होगा भाई, कोई तो रिप्लेस करते थे डायरेक्ट, है ना। अच्छा अब m1 की जगह ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो m1 में, और जैसे ही इंप्लाइज फुट ऑफ द नॉर्मल, अब बताओ क्या करेंगे, नॉर्मल क्या करें, m1 को चेंज कर देंगे, -1/m लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो -2a/m, a/, अब बताओ पॉइंट पता है, स्लोप पता है, वेट किस चीज का है, इक्वेशन लिखे करेक्ट ना। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो गया भाई, तो y - a/m² इज इक्वल टू m टाइम x प्लस 2a/, मैंने कहा नॉर्मल का फॉर्मेट y = mx प्लस सम कांस्टेंट के टर्म में लिखना,
ताकि याद रखने में थोड़ा आसानी हो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a बाई क्या, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी एडजस्ट तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर नहीं याद है तो 2 स्टेप है, ज्यादा तकलीफ नहीं लेना है। Second, equation of normal with foot of normal given, है ना। क्या लिखेंगे भाई, फुट ऑफ द नॉर्मल लिख लेते हैं, पी x1 y1। कैसे करेंगे बताओ जरा, ये गिवन है हमारा फुट ऑफ द नॉर्मल। क्या करें, तो भाई आपको फुट ऑफ द नॉर्मल नहीं दिया हुआ है, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है, किसका, टैंजेंट। तो टैंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए, है ना। कैसे, तो पूरा टैंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, स्लोप की क्या बात करते हैं, है ना। वहां से स्लोप निकल जाएगा, तो जब टैंजेंट का स्लोप मिल गया तो नॉर्मल का नहीं मिल गया, काम ही खत्म, है ना। सो आई कैन राइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू कितना है, x1 y। अब पैराबोला हमारे पास है x² इज इक्वल टू 4ay, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ये बताओ जरा सा। तो आई कैन सी p इक्वल टू 0, so it can be written as what, x1 इक्वल टू 2a टाइम y प्लस, तो यहाँ से स्लोप बताओ टैंजेंट का, स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना आएगा बताओ जल्दी से, x1 बाई 2a, है ना, 2a बाई x1, हाँ ठीक है ना। तो x1 बाई 2a, तो फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ जल्दी से, माइनस 2a बाई x1। देखो कहीं प्रोसेस कोई चेंज नहीं है ना, तकलीफ होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इन दैट केस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 2a बाई x1 x माइनस x1। देखो आगे एक अच्छा बात बताएं कि लोग इसको भी रटते हैं, कैसे भाई, तो एक तरीका ये हो सकता है कि देखो ये बिगड़ा हुआ इक्वेशन है ना, कोई साइक्लिक फॉर्म दिखता नहीं है, तो कौन बिगाड़ रहा है, तो बिगाड़ ये रहा है कि भाई ये x1 है तो x1 डिनोमिनेटर में आएगा, साथ में नहीं आएगा, और वहाँ y1 है तो y1 उसके साथ में आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कहाँ y1 और कहाँ x1 यूज करना है, तो जहाँ x² हो, देखो x² है तो x1 यूज किए, और y² है तो कहाँ यूज करेंगे, लोग ऐसे भी याद करते हैं, बट आई थिंक उससे ज्यादा बेटर होगा कि आप प्रोसेस याद रखें। हालांकि इसकी जरूरत उतनी नहीं पड़ती अगर हमको ये पता होता है। तो थर्ड वाला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट PT, ठीक है। ये अगर पता होगा तो हमको इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत करना नहीं पड़ेगा। एक बार इसको भी निकालते हैं, क्या करेंगे भाई बताओ। यहाँ पे PT का मतलब क्या हुआ, 280 80² है ना। तो किसको, इसी इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। इसी इक्वेशन को यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल it will be y minus 80 square equal to minus 2a by 280 into x minus 280। देखो ऐसे, ठीक है, ब्रेक करो। देखो ये 2a कैंसिल, t नीचे आया ना, t को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई कैन राइट yt माइनस 80 क्यूब इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2a, माइनस x इधर लेके आओ, तो x प्लस yt इज इक्वल टू 280 प्लस 80। अच्छी बात क्या है, देखो
तो वो क्या लगेगा? याद है पैरामीट्रिक फॉर्म हमारे लिए अच्छा क्यों था? इसलिए क्योंकि टैंजेंट के इक्वेशन में क्या करते थे, सिर्फ x की जगह y और y की जगह, अरे नॉर्मल की इक्वेशन में भी देखो ध्यान से, नॉर्मल का इक्वेशन इसका देखो, y प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस, वहां भी देखो देखो क्या लिखा हुआ है 280 प्लस 80 क्यूब, कांस्टेंट तो वही है, खाली डिफरेंस क्या है देखो तो, t किसके साथ मल्टीप्लाइड है यहाँ, x के साथ, वहां t किसके साथ मल्टीप्लाइड है, मतलब x की जगह y है, y की जगह, तो पैरामीट्रिक फॉर्म इसलिए बेस्ट है हमारे, डिस्टर्ब ही नहीं करता है, x स्क्वायर y इज इक्वल टू 4ay ले लो या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, चाहे टैंजेंट की बात करें चाहे नॉर्मल की बात, कभी डिस्टर्ब नहीं करें पैरामीट्रिक, लेकिन याद रहे तब 41 उसको उसका जब जे मेंस का एग्जाम निकलेगा तो वो बाल कटवाएगा, एडवांस भी निकलेगा जब कटवाएगा साथ में, उस कॉन्सेप्ट तक बाल होते आता है नहीं नीचे तक। अब तो आपने प्लीज बातें नहीं करी। हर जगह 5G चल रहा है पटना में, हर जगह 5G चल रहा है पटना में। नहीं मैं मेरे एरिया में उतना बढ़िया नहीं चल रहा, 4G की इशू ज़्यादा बात। हम तो बिना टेम्पर के फ़ोन चला रहे हैं, मस्त चल रहा है, बस बीच में थोड़ा नेल बड़ा था इसके कारण गेम खेले तो थोड़ा बहुत मेरी प्लस बैच आ गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन छांटने में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए है क्योंकि भाई क्वेश्चन जो क्वेश्चन देता है वो काफी इंटर रिलेटेड है ना, पैराबोला एलियन हाइपरबोला सब यूज करते हैं, कभी कभी वैसा यूज कर दिया तो कंफ्यूजन ना हो जाए, हम लोग को सिर्फ पैराबोला पढ़े और प्रॉपर्टी भी नहीं जानते, सिर्फ इक्वेशन जानते, तो हम वही देखने की कोशिश करें कि सिर्फ इक्वेशन से हमारा काम कोई चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, तो हम लोग उस पर हम लोग वर्कआउट करें, खास करके नॉर्मल्स का। जिम में से वर्कआउट कर रहा है जैसे कि बेचारा जिम जा रहा है ना कोशिश। तो मेंस में नहीं दिख रहा है, एडवांस में दिख रहा है, रहने दो, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मेंस में नहीं दिख रहा है इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, लेकिन एडवांस में दिख रहा है, तो फिर छोड़ दो क्योंकि पैराग्राफ वाला फॉर्मेट, पैराग्राफ वाला फॉर्मेट में तो अकेले क्वेश्चन नहीं आएगा, कितना आएगा कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, रहने देते हैं। आप इसको नोट कीजिए, हम लोग यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बोले तो मैं क्लास में कर दूं, लेकिन आप कम से कम खुद करने की कोशिश कीजिएगा। दोनों पैराबोला के y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक तरफ टैंजेंट का इक्वेशन, दूसरी तरफ नॉर्मल का इक्वेशन, है ना, तीनों फॉर्मेट्स में, करेक्ट, दोनों पैराबोला के लिए एक बार लिस्ट आउट करके रख लीजिएगा, ताकि कभी भी दिक्कत हो तो पलट के उसको एक बार देख सकते। ठीक है, याद करने का तरीका बताया है, उसको साथ में देखेंगे 2-3 बार तो कम से कम वो याद रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। आप अगर कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो हम क्लास में करवा देंगे, वो कैसे, ठीक है, लेकिन उस बात को एकदम ध्यान से रखिएगा क्योंकि वो रखेंगे तो फायदा। अब इसके बाद क्या, तो भाई खत्म, हमारा काम हो गया। अब हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे मतलब क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी 1-2 नहीं भाषा है, हम लोग उसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, यानी इस सेक्शन में प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं उसको समझ करके पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो पहले तो फोकल लेंथ से स्टार्ट करेंगे, फोकल लेंथ, फोकल कॉर्ड, ये सब बातें करेंगे, फिर टैंजेंट, फिर ऑर्डिनेट, इन सब का प्रॉपर्टीज लिखेंगे, करेक्ट। प्रॉपर्टीज लिखने के बाद मिक्स प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, जब ये सब काम खत्म हो जाएगा तो वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। वैसे एक आध प्रॉपर्टी करते ही आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, इंडिट आपको क्वेश्चन के थ्रू ही करवाएंगे, है ना, प्रॉपर्टीज को, लेकिन ध्यान रहे प्रॉपर्टीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सारे रिजल्ट्स याद रखने, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहे हैं जिसका रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए प्रॉपर्टीज बोल के चलते हैं।
इसका खोपड़ी कितना छोटा खोपड़ी था, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। अब बाकी सब कहीं बड़ा बड़ा खोपड़ी लग रहा है। 45 हो गया, बस थोड़ा इंतजार और। देखिए भाई, आपको मैंने बार बार कहा है, शुरुआत से बोला है, प्रॉपर्टीज देख के घबराइए मत, हड़बड़ाइए मत। प्रॉपर्टीज का मतलब कुछ नहीं होता, ये मतलब होता है सिर्फ डेराइव रिजल्ट्स जो हम याद रखते हैं, वो रिजल्ट्स जो हम पहले से निकाल करके और याद रखते हैं, उसी को हम लोग प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं कहते, इससे ज्यादा हम सोचते भी नहीं है ना। भले ही कुछ होता हो, लेकिन हमको मतलब नहीं, मतलब उतना ही जो हमको याद रखना है वही हमारे लिए प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो भाई इसीलिए इसको प्रॉपर्टीज के हेडिंग में दे रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारा चीजें ऐसा है जो कि फ्रेगमेंट में अलग अलग बताएंगे, तो क्या बता रहे, क्यों बता रहे, याद रखने के लिए बता रहे, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, इसको यूज करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा, फास्ट बनेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें है फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ, ध्यान रहे हमारे लिए पैराबोला जो 90% टाइम यूज होता है वो है y² = 4x। हम उस पे ही करेंगे। कई प्रॉपर्टी उस पे ही स्पेसिफिक रखेंगे, कई प्रॉपर्टी हो सकता है कि घुमाने से गड़बड़ हो जाए, है ना, और कई हो सकता है घुमाने से नहीं गड़बड़। तो भाई हम लोग एक एक करके चेक करते रहेंगे, उससे फायदा होगा। ठीक है, बट स्टार्ट करें पहले। पैराबोला हमारे पास अगर लिखा है y² = 4x, तो भाई फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से ये पैराबोला है, ये हमारा फोकस है। फोकस कितना होगा बताओ जरा सा, y² = 4x के लिए फोकस कितना है, a=0। भाई अगर ये पॉइंट P पैराबोला के ऊपर है तो इस वाले लेंथ को ही ना हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकस। सो आई कैन से इफ P lies on the parabola, है ना, then PS is known as focal length। इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। कैलकुलेट करना पड़ता है फोकल लेंथ कई बार। ठीक है, जहां P दे देता है आपको x1 कामा कितना y1 ले लीजिए आप, और आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कीजिए। बोले भाई कौन सा आसान बात है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, डिफरेंट फॉर्मूला, है ना। बोले क्यों लगाएंगे भाई, उससे आसान तरीका हमारे पास है। आप देखो कैसे, तो आप देखो ना जरा सा, ये अगर डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसको n लिखते हैं, तो 100% यहाँ से इस पर जब परपेंडिकुलर डालेंगे PM, तो हमको पता है ना कि भाई द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला व्हाट इज इक्वल, PS इज इक्वल टू, वेरी गुड। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि PS विल बी इक्वल टू PM बाय डेफिनेशन। सही लिख रहे हैं ना, देखो है कि नहीं। अच्छा अब जरा मुझे बताना, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें यहाँ पे और इसको हम Q कह लेते हैं, तो भाई PM जो है वो QN के बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, कैसे होगा भाई बता दो, बोल दिए इससे होगा क्या, रीजन भी है। अरे रेक्टेंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, नहीं ये कैसे प्रूव किया, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो अब क्या बनेगा, ये बनेगा रेक्टेंगल ना। अगर रेक्टेंगल बनेगा तो भाई ये दोनों पैरेलल साइड्स क्या होगा, होगा ना। तो PN मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, QN। ठीक है ना, तो आई कैन राइट PM मस्ट बी इक्वल टू QN, where what is QN, where what is N, put of the normal। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वर्टेक्स है 0,0, ये तो सबको पता है ना। ठीक है, तो QN को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दो इधर, QN को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं BN प्लस VQ, लिख सकते हैं ना। तो हम अगर QN को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो BN प्लस VQ। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस BN, टेल मी, BN डिस्टेंस कितना होना चाहिए, A, कंफर्म है ना। अरे ये डिस्टेंस A है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, प्रॉपर्टी तो वही कहता है, करेक्ट ना, दैट इज A। नाउ व्हाट इज VQ, जरा बताओ, A नहीं, इसका x कोऑर्डिनेट, अरे पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है तो क्या होगा, यहाँ ओरिजिन है ना, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, x1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो A प्लस क्या, ना देखो ये PS है, बताओ अब डिस्टेंस फॉर्मूला कोई लगाएगा, जरूरत है क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं।
दैट इज इक्वल टू a प्लस x1, यानी कि पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और प्लस क्या ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेशन नहीं अब जरा सोचो, ये तो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स की बात है ना, अगर इसको घुमा दें तो क्या होगा? तो घुमा देंगे तो क्या क्या जाएगा साथ साथ में बताओ? इसको घुमा रहे हैं ऐसे, क्या क्या जाएगा साथ में? डायरेक्ट्रिक्स जाएगा ना, ध्यान दो इधर, डायरेक्ट्रिक्स जाएगा ना, ये एक्सिस जाएगा ना साथ में, ये सब कुछ साथ में जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि ये सारा पैराबोलास में हमने ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में एक्स एक्सिस बोला था, ये एक्स एक्सिस नहीं रह जाएगा, तो ये गड़बड़ हो सकता है ना। लेकिन अगर ये मान लो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लेते, तब x एक्सिस नहीं रह जाएगा, क्या रह जाएगा? ये y एक्सिस है ना। तो इंडीड जो है x1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? y, बाकी और कोई चेंज नहीं। ठीक है, लेकिन खैर हमारे 90% केस इसी पे है, तो सिर्फ इसको ध्यान रखें, उसके बाद ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है ना। फोकल लेंथ दैट इज इक्वल टू a प्लस x1 है ना, क्योंकि भाई डिस्टेंस वाला तो ऑलरेडी हमारे पास है, जहाँ ज्यादा यूज है उसको याद रखें, ज्यादा जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट वन हम क्वेश्चन के थ्रू दे रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखोगे। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप बना चुके हो, इसलिए क्वेश्चन के थ्रू दे रहे हैं, शायद आपको याद आ जाए। T1 and Q T2 are the end points of a focal chord to the parabola y square is equal to 4x. Then find the relation between T1 and T2. ध्यान रहे, रिजल्ट याद रखना है इसका, सब प्रॉपर्टी के हेडिंग में, लेकिन हम आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे देंगे सॉल्व कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, और आप सोच रहोगे कि कहाँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता दूं। बोलो क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, DTS 1 स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पहला DTS में 15 नंबर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मतलब आप निकालना पड़ेगा, इंप्रेशन से आ गया। आपका बनाया हुआ क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, लास्ट फर्स्ट का लास्ट। अच्छा यही है, बनाओ इंप्रेशन पे आ गया तुम्हारा, हम सब बनाए नहीं है स्ट्रेट लाइन है कोई। चढ़ा लो अपने ऊपर, बातें नहीं। जब से ना डेमो में पहले सारा कुछ अप टू डेट चल रहा था, डेमो के बाद होता है पढ़ाई छूटा, उसके बाद सब कुछ छोड़ कर बैठे हुए थे, और कुछ दिन से फिर धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत कुछ पता चलेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ पैराबोला ये है हमारे पास, ये हमारे जवाब दे दिया है ना। नहीं, ये पॉइंट P है, जिसको हम P1 माइक ने जवाब दे दिया। 81 क्या है? ये पॉइंट क्या लिखा जाए? T1 स्क्वायर कॉमा इसको क्या लिखा जाए? T2 स्क्वायर कॉमा
मतलब कहने का मतलब हो गया कि ये तीनों पॉइंट्स हमको पता है, हमको रिलेशन निकालना है T1 T2 के बीच में। कैसे निकालेंगे? तीन तरीका। पहला तरीका, एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना? ES और Q से निकाले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू। दूसरा तरीका, स्लोप ऑफ PS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QS, करेक्ट ना? तीसरा तरीका, P और Q से या P और S से लाइन का इक्वेशन निकाल, और तीसरा पॉइंट उसको क्या करेगा? सैटिस्फाई। लेकिन बेस्ट कौन है इसमें? स्लोप। जल्दी निकलेगा, आसानी से निकलेगा। तो डेफिनेटली PS and Q are collinear implies slope of PS is equal to slope of QS। क्या सर खोपड़ी है, ऐसा खोपड़ी सब होगा। प्लीज कुछ खिला कैंटीन बाहर इतना सारा दुकान है, कैंटीन कौन खाएगा इसको? सही है, इसको ऐसे ही आपकी कट गया, चले भी कट गया तो तो किसी भी पॉइंट पे सही होगा, ऐसा डाल तो सही है। पूरा वर्चुअल वर्ल्ड में सब जीना पसंद करता है। सब वर्चुअल वर्ल्ड में जीना पसंद करता है। अभी भी नहीं याद आया। क्या करना था? खाना खाएगा सबसे पहले, सब मरे जा रहा इसका है। मतलब क्या हो गया? लैपटॉप दिखाएगा कॉल करके, बता जरा PS का स्लोप हाँ? कैसे निकलेगा? ये तो पता है ना, 80 कॉल करके लैपटॉप दिखाएगा, दिखाने का चूत कैसे बचा। H1, so it will be मेरे पास लैपटॉप पड़ा है, बोलना उसको एक चीज तो पहले ही कैंसिल हो गया, देखो क्या खत्म हो गया। 2 भी खाली ये थोड़ी 2 भी कर दिया है ना? तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा T1 by T1 square minus 1 D2 by D2 square minus। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 T2 T1 स्क्वायर माइनस T2। सबको एक तरफ देखो, सबको एक तरफ लेके आओगे तो देखो T1 T2 स्क्वायर माइनस D2 T1 स्क्वायर प्लस D2 माइनस T1 इक्वल टू हो गया ना? जब से घर पे मारा गया इसका, जब से घर पे मारे है ना? और T1 T2 कॉमन ले लेते हैं माइनस सब मार के हालत खराब कर हम इसको बैकवर्ड करें यहाँ पे। मोबाइल वाइल सब T1 T2 को कॉमन लेते हैं, तो बनेगा T2 माइनस T1 प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या? ऐसे ना होगा? तो इसका मतलब तो T2 माइनस T1 कॉमन ले लो, T2 माइनस T1 कॉमन ले लोगे और T2 माइनस T1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचता है T1 T2 प्लस 1 इक्वल टू। अब कौन सा फैक्टर 0 हो सकता है? दोनों में से कोई भी नहीं, ये फैक्टर कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ये 0 हो गया तो दोनों पार्ट क्या हो जाएगा? सेम। तो फोकल पार्ट कैसे? ठीक है, तो फिर 0 कौन होना चाहिए? ये, यानी हमें पता चल गया कि T1 T2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू, यानी T1 T2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? ये ध्यान रखो, ये प्रॉपर्टी है जो याद रखना है। फोकल कॉर्ड का एंड पॉइंट्स अगर T1 और T2 है तो दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा? माइनस। यानी एक बता दिया तो दूसरा निकाल सकते हैं। एक और काम करवाना है हमको फोकल कॉर्ड वाले में, क्या तो हम लोग टाइमिंग स्टार्ट है, ठीक है? लेकिन अभी टाइम नहीं है, स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? लेकिन ध्यान से ये जो प्रॉपर्टी के हेडिंग में जितना भी चीज है वो रिजल्ट याद रखना है, बार बार मैं रिपीट करूँ, ऐसा क्वेश्चन लिखूंगा जरूर लेकिन उसको याद रखना।
पैसा के स्विच करता है। फायर बोल्ट का मेरे गाड़ी से देख लो, मैं तो दुकान में जाके देख लो कैसा है। जा अच्छा उसी मेरे तो फिर कॉल भी चोरी कर दिया। नाइस। ओह माय गॉड।